डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज डे 5 है और आज हम खजियार से जा रहे हैं मैक्लियोडगंज और धर्मशाला की ओर। और यहाँ से मैक्लियोडगंज की दूरी है करीबन 130 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में आपको करीबन 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं गूगल मैप के अनुसार। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। और जैसे कि हमने बताया था, देखिए एक छोटी सी लैंडस्लाइड है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर करीबन 15-20 मिनट रुकना पड़ा। और वहीं से हम कुछ ही देर में वहाँ से रवाना हो गए। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पहले जो हम थे वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में थे। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का अपना एक एयरपोर्ट भी है। यदि आप यहाँ पे बाई प्लेन आना चाहे तो आप कांगड़ा फ़्लाइट लेकर आ सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ का एयरपोर्ट है। और फिर कांगड़ा से आप बाय रोड धर्मशाला या मैक्लियोडगंज पहुँच सकते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी देखने लायक है दोस्तों। यहाँ पर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो अपने परिवार के साथ। हमने अभी उसमें से सिर्फ 2-3 स्पॉट ही शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हो सकता है शायद हमारी लिस्ट में और भी काफ़ी सारे नाम हो। इस बार हम जो जा रहे हैं ये धर्मशाला और मैक्लियोडगंज, और शायद 1-2 जगह और भी है जो हम आपको सरप्राइज़ में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा दोस्तों। पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ के रास्ते काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। रास्तों पर गड्ढों का नामो निशान भी नहीं है और आप ट्रैफिक देखोगे तो नहीं के बराबर है। और वहीं बातों बातों में हम धर्मशाला पहुंच गए दोस्तों। धर्मशाला एक काफ़ी खूबसूरत शहर है। यहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी सारी जगह है। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज धूलाधार पर्वत श्रृंखला की तलेटी में बसा हुआ है। आप पीछे जो पहाड़ देख रहे हो वो धूलाधार पर्वत श्रृंखला ही है। वैसे धर्मशाला को लोअर टाउन कहा जाता है और मैक्लियोडगंज थोड़ी ऊंचाई पर होने की वजह से उसे अपर टाउन भी कहा जाता है। धर्मशाला को दलाई लामा का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया था तब ज़्यादातर तिब्बतियन लोग और दलाई लामा यहीं पर आकर बस गए थे। और यदि आप बुद्धिज़्म या तिब्बतियन कल्चर की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको धर्मशाला में ही मिलेगी। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं हम धीरे धीरे ऊपर पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब अभी हम मैक्लियोडगंज की ओर जा रहे हैं। धर्मशाला अभी पीछे छूट चुका है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, लेकिन यह जो स्पॉट है यहाँ पे आपको कभी भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ट्रैफिक से रिलेटेड, या क्योंकि काफ़ी वेल प्लान्ड है, ये वेल मैनेज किया हुआ है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हो। अभी करीबन दोपहर के 1:30-2 बज रहे थे और हम अपने जो निर्धारित समय के आसपास ही यहाँ पर पहुँच रहे थे। और हमने सोचा था कि मतलब आधे दिन भी आज हम जो भी साइट सीइंग होगी वह कर लेंगे, और कल हमने फुल डे साइट सीइंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या देख सकते हैं। तभी देखा तो अचानक हमारे ड्राइवर ने गाड़ी साइड पे लगाई और कहा कि सर यहाँ पे आपको एक स्पॉट है जो आप देख सकते हैं। वैसे तो हमने सारे स्पॉट्स की लिस्ट बना ली थी, तो देखा तो उसने कहा सर ये सेंट जॉन चर्च है, जिसे सेंट जॉन इन द विल्डरनेस भी कहा जाता है। यह एक्चुअली काफ़ी यहाँ का पुराना चर्च है, करीबन 18वीं सदी का चर्च बना हुआ है यह।
और यह ब्रिटिश काल के दरमियान बना हुआ चर्च है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जंगल के अंदर इन देवदार के झाड़ों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए शायद इसे इंडो विल्डरनेस कहा जाता होगा। इसकी भी एक कहानी है। जब भी करीबन 1905 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जान और माल की हानि हुई थी। और उस वक्त काफ़ी सारी जो इमारतें थी वो टूट भी गई थी, लेकिन यह चर्च को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो ऊपर इसकी जो आप देख रहे हो, जो ऊपर आपको नीले कलर का दिख रहा है, वहाँ पर इसका एक बेल टावर हुआ करता था, सिर्फ वही टूट गया था। वह भी इन्होंने फिर बाद में करीबन 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपेयर करके फिर से लगवा दिया था। और तब से लेके आप आज जो आप देख रहे हो, तो उसके बाद आर्मी ने इसकी काफ़ी देखभाल की है। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये भी इंडियन आर्मी ने ही लगवाया है, ताकि आपको इस जगह की जानकारी मिले। और चलिए देखते हैं अंदर से यह चर्च कैसा लगता है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है यह नियो गोथिकन स्टाइल का है। यहाँ की बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ हैं उस पर जो ग्लासेस लगे हुए हैं, यह बेल्जियन स्टेन ग्लासेस है, जिन्हें लेडी एल्जिन ने डोनेट किया था। जो लॉर्ड एल्जिन की वाइफ थी, उन्होंने यह चर्च के लिए इन ग्लासेस को डोनेट किया था। और जिस पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की हुई है। और ये तभी से मतलब आज करीबन इसको 150 साल से ज़्यादा हो गए, और आज भी यह उतनी ही चमकदार और शाइनी लग रही है। और इसके कलर भी वैसे के वैसे ही है। बाकी अगर देखा जाए तो इसकी हाइट अगर आप देखें, इसकी जो छत देखें, तो काफ़ी खूबसूरत है। मतलब इतना पुराना चर्च इतनी अच्छी हालत में आज हमने पहली बार देखा है। बाहर से भी यह इतना ही खूबसूरत है। वैसे जो समय का जो इस पे प्रभाव है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी जो हमने जो दूसरे चर्च देखे हैं उसके मुकाबले यह काफ़ी अच्छी हालत में है। और चर्च के पीछे यहाँ पे एक स्मारक भी बना हुआ है। यह मेमोरियल लॉर्ड एल्जिन का है, जो यहाँ के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे, और उनकी मौत के बाद उनको यहीं पे दफनाया गया है। तो लॉर्ड एल्जिन के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी कब्र है। और हो सकता है उनमें यहाँ के जो रॉयल फैमिली है उनके लोगों को दफनाया गया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। अगर आप मैक्लियोडगंज जाते हो तो ये आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और बस हम नज़ारों का आनंद लेते हुए अभी हम यहाँ से निकलेंगे मैक्लियोडगंज के लिए। मैक्लियोडगंज जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप एक 5 मिनट की ड्राइव में ही यहाँ से मैक्लियोडगंज पहुँच जाएंगे। और तभी देखते देखते हम मैक्लियोडगंज पहुँच गए। ये यहाँ का मैक्लियोडगंज स्क्वायर है। यहाँ से आप जो रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं, ये जो राइट साइड की ओर जो रास्ता जा रहा है यह दलाई लामा टेम्पल की ओर जाता है। और यह जो रास्ता सीधा ऊपर की ओर जा रहा है यह जाता है धर्मकोट और भासुनाग की ओर।
धर्मकोट भी यहाँ का एक छोटा सा अपर टाउन है और भासुनाग यहाँ का एक दर्शनीय स्थल है। रास्ते में ड्राइवर से हमारी बात हुई थी, तो ड्राइवर यहाँ पे पहले भी आ चुका है। तो उसने कहा कि भासुनाग में आपको रहने के लिए अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। जैसे कि हमने आपको हमारी सिक्किम दार्जिलिंग ट्रिप में बताया था कि आप कहीं भी हो सके तो ऑनलाइन बुकिंग ना करें, तो हमने भी यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया था दोस्तों। हालांकि यह थोड़ा सा सीज़न है, ऑफ सीज़न के बीच का है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप बिना बुकिंग के आते हैं तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। उसी का एक एग्जांपल है, अभी देखते हैं हमारी डील कैसी होती है। हमने यहाँ पे कोई भी बुकिंग नहीं करवाई है, तो ड्राइवर ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, आपके बजट में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। हमारा एवरेज जो बजट होता है वो करीबन 1000 से 1500 के बीच का होता है, क्योंकि रूम में हमें रुकना ज़्यादा होता नहीं है। हम घूमने वाले लोग हैं, रूम में हमें सिर्फ नहाने धोने और सोने के लिए जाना है। तो देखते हैं कैसा होटल है, क्या है। भासुनाग में आपको अपर भासुनाग और लोअर भासुनाग है। तो अपर भासुनाग में हमारा होटल था बुद्धास वैली। अच्छा होटल था, रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे और बेस्ट डील, हमें 800 रुपये में यह रूम मिल गया दोस्तों। और फटाफट हमने रूम ले लिया और हम आ गए अभी यहाँ पे भासुनाग की ओर। भासुनाग में एक भासुनाग टेम्पल है और उसके अलावा यहाँ पे एक भासुनाग वाटरफॉल है और आप यहाँ पे मार्केट भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी है। तो हमने फटाफट वहीं पे अपना लंच भी किया और तभी हमने देखा मंदिर के सामने की ओर एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है और स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा कुंड है जिसमें 3 शेरों के मुंह में से पानी गिर रहा है। पहले माना जाता है कि मतलब यहाँ पे स्नान करने से आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसमें लोगों को नहाने नहीं दिया जाता। इसके पानी को ही अलग से एक पूल में डाला गया है और वहाँ पे आप नहा सकते हो। पानी को देखकर मेरे बेटे की तो उसमें नहाने की इच्छा हो ही गई थी, लेकिन जब पानी को छूकर देखा तब पता चला कि वो काफ़ी ठंडा है, तो फिर नहाने का विचार हमने छोड़ दिया। यहाँ पर नहाने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये पब्लिक के लिए फ्री है। वहीं से कुछ दूरी पर ऊपर एक ये मंदिर बना हुआ है जिसे भासुनाग मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर शिवजी को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस इलाके के राजा भागसु ने एक बार डल झील से पानी चुरा लिया था, जिसकी वजह से नागलोक के जो देवता थे नाग राजा, वो काफ़ी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने भागसु राजा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नाग देवता से माफ़ी मांगी और यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। अभी यह जो आप मंदिर देख रहे हो, इसका रख रखाव इंडियन आर्मी वाले करते हैं। आपको यहाँ पे हर तरफ इंडियन आर्मी की तख्तियाँ दिखेंगी। मंदिर से निकलते ही पीछे की ओर एक रास्ता जाता है जो आपको लेकर जाता है भागसुनाग वाटरफॉल की ओर। यह भी यहाँ का एक दर्शनीय स्थल है दोस्तों। यहाँ पर ऊंचाई पे एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसके आसपास कुछ कैफ़े है जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो। कुदरत के इन नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम वाटरफॉल की ओर बढ़े जा रहे थे।
हमने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क्स थे। तभी हमें यहाँ से जानकारी मिली कि दलाई लामा अभी इस वक्त अभी धर्मशाला में ही है। उस वजह से उनके काफ़ी सारे अनुयायी अभी यहाँ पे आए हुए थे। अभी ये जो एक ऊपर की ओर रास्ता जाता है ये वाटरफॉल की ओर जाता है, और नीचे की ओर जो रास्ता है वह उसकी धारा की ओर जाता है। हम अभी ऊपर की ओर नहीं जा रहे थे दोस्तों, इसीलिए हमने अभी नीचे की ओर जाने का फ़ैसला किया, और वहीं से चलते चलते हम नीचे की ओर गए जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे थे। और वहीं पे चलते चलते हम एक कैफ़े के पास पहुंच गए जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे वैसे तो सीज़न में काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है। यह जो आप स्लैब देख रहे हो यहाँ पर रस्सी बांध कर रैपलिंग की जाती है, लेकिन अभी इतने लोग नहीं थे, इस वजह से शायद रैपलिंग या जो बाकी एक्टिविटीज़ है वो अभी चालू नहीं की गई थी। आप अगर वाटरफॉल तक नहीं भी जाते हो तो आपको यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। वैसे वाटरफॉल जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो अगर आप उतना नहीं चढ़ सकते या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ तक तो आ ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा सा पथरीला है और आपको संभल कर उतरना होगा। और एक बार नीचे आ गए तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोग हैं, और जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको रोक नहीं पाए। हम थोड़ी देर इस पानी में पैर डाल के बैठे हुए थे और इससे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये इस वाटरफॉल का नज़ारा है। वहाँ से निकलकर अब हम आ गए हैं तिबेटियन मार्केट यानी कि मैक्लियोडगंज मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के कॉस्ट्यूम सब खरीद सकते हैं, और प्लस यहाँ पे आप यहाँ का लोकल फूड भी टेस्ट कर सकते हो। और तभी घूमते घूमते हमने देखा कि यहाँ पे के लेफ़्ट साइड पे कुछ टेंपल जैसा बना हुआ है, तो चलो पता करते क्या है। तो थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि यह नामग्यालमा स्तूपा है। यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक स्तूपा है और नीचे एक बड़ा सा प्रेयर व्हील है, तो चलो देखते हैं। अंदर की ओर बढ़ते ही आपको पहले एक सबसे बड़ा प्रेयर व्हील मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा प्रेयर व्हील है, और बुद्धिस्ट और तिबेटियन कल्चर में माना जाता है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से चारों दिशा में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। तो यहाँ पे आपको अगर आते हो तो आपको इसको ज़रूर घुमाना चाहिए। और इस बड़े से प्रेयर व्हील के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे छोटे प्रेयर व्हील्स है। मेरे बेटे को तो इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और वहीं से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बड़ा सा गोल्डन स्तूपा है। यहाँ पे आपको जूते निकालने हैं और उसके बाद इससे आपको और ऊपर की ओर जाना है। करीबन 2 या 3 मंजिला ये इमारत है।
अंदर दीवारों पर काफ़ी खूबसूरत चित्रकारी की गई थी और यहाँ से ये गोल्डन स्तूपा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। वहाँ से ऊपर की ओर भी कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी और यहाँ पर भी कुछ 2-3 स्तूपा रखे हुए थे। वहाँ से ऊपर की ओर भी केवल स्तूपा ही थे, तो वहाँ पे हम स्तूपा देखकर वापस नीचे की ओर आ गए। अभी शाम होने में कुछ समय था, तो हम आगे दलाई लामा टेम्पल की ओर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में हमने देखा तो काफ़ी सारे पर्यटक थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानों में तिबेटियन कल्चर की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको तिबेटियन कल्चर के हैंडीक्राफ्ट चाहिए या कुछ भी लेना है तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। कि तभी हमारी नज़र पड़ी एक दुकान पर जहाँ पे काफ़ी सारे सिंगिंग बॉल रखे हुए थे। मेरी सिंगिंग बॉल लेने की काफ़ी टाइम से इच्छा थी। सिंगिंग बॉल दरअसल एक तिबेटियन इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेडिटेशन के टाइम पे बजाया जाता है, लेकिन उसको किस तरह बजाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसकी जानकारी ना होने की वजह से अब तक मैंने उसे ख़रीदा नहीं था। तभी हमने देखा कि एक दुकानदार के यहाँ पे काफ़ी सारे तिबेटियन बॉल विविध आकार में और विविध कलर में रखे हुए थे, तो हमने उससे उसके बारे में जानकारी ली। तब उसने हमें बताया कि उसको किस तरह से पकड़ना है और कैसे बजाना है। हमने कोशिश की उसको बजाने की, लेकिन हमसे उस तरह बज नहीं पा रहा था। लेकिन उसने कहा कि आप चिंता ना करें, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वो आ जाएगा। तो आखिर में हमने वहीं से वो सिंगिंग बॉल खरीद लिया। वहीं से आगे की ओर बढ़ते बढ़ते आखिर हम पहुंच गए दलाई लामा टेम्पल की ओर। शाम का समय था और ये इनका प्रेयर का समय था, तो यहाँ पे इनकी इवनिंग प्रेयर चल रही थी। तो हम वहाँ पे जाके शांति से खड़े हो गए और हम देख रहे थे कि ये किस तरह से प्रेयर करते हैं। आसपास देखा काफ़ी सारे टूरिस्ट और मॉन्क्स आए हुए थे। बस अब दिन ढलने को ही था, तो हमने भी अपना दिन यहीं पे ख़त्म करने का फ़ैसला किया और कल के लिए हमने साइट सीइंग का प्रोग्राम बना लिया है। और जो सरप्राइज़ की मैंने बात की थी, तो कल हम अपने साइट सीइंग के साथ जाने वाले हैं कांगड़ा, जहाँ पे हम ज्वाला देवी के दर्शन करेंगे और कांगड़ा देवी के साथ हम चामुंडा देवी के भी दर्शन करेंगे। नैना देवी भी यहाँ पे दरअसल यहाँ पे 4 देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन नैना देवी का मंदिर काफ़ी दूर है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा धर्मशाला और मैक्लियोडगंज का जो साइट सीइंग है वो रह जाएगा। तो जो नज़दीक में 3 देवियाँ हैं उसके कल हम दर्शन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे साथ डे 5 में मज़ा आया होगा दोस्तों।
और डे 6 के लिए बने रहिएगा। और यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।